मौन अवलोकन। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस वाक्य के महत्व को महसूस करें। वह नाजुक सी लगती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई दूसरे से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश करता है, वह लगभग कायर सी लगती है। लेकिन एक रणनीतिकार के मुंह से निकले शब्द से यह एक अदृश्य किले में तब्दील हो जाता है। मौन का अर्थ शून्यता नहीं है, यह एक अवलोकन स्थल है। चाणक्य ने अपने शिष्यों से फुसफुसाते हुए कहा, बोलने से पहले अपने शब्दों पर सवाल उठाए। क्या वे सच है? क्या वे आवश्यक है? क्या वे उपयोगी है? 3 दरवाजे। अधिकांश गीतों के बोल तो पहले ट्रैक में शामिल ही नहीं हो पाते। अपने चारों ओर देखो, बैठकों में, बाजारों में, व्यावसायिक बातचीत में, लोग अपनी योग्यता साबित करने के लिए बोलते हैं। वे खुद को तसल्ली देने के लिए बात करते हैं। वे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो सचमुच समझता है, वह सुनता है। बाजार में इस युवा व्यापारी की कल्पना कीजिए। वह नया है, उसे कोई नहीं जानता। उसके आसपास बुजुर्ग लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं। आपूर्तिकर्ता की कीमतें बढ़ जाएंगी। यह ग्राहक बहुत मुश्किल है। यह उत्पाद अब बेचा नहीं जाता है। वह हस्तक्षेप कर सकता था। वह कह सकता है कि उसके पास इससे बेहतर विचार है। वह उनकी गलतियों को सुधार सकता था। लेकिन वह चुप रहता है, डर के मारे नहीं, रणनीति के द्वारा। वह हर शब्द जिसे वह नहीं बोलता, वह उसके लिए प्राप्त होने वाली जानकारी बन जाती है। वह व्यस्त समय का अवलोकन करता है। वह इस बात पर ध्यान देता है कि कौन से उत्पाद जल्दी बिकते हैं। वह मूल्य वृद्धि पर ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है। वह उन मौन निराशाओं को समझता है जिन्हें कोई नहीं देखता। शाम के समय जब दूसरे लोग शिकायत करते हैं, वह चिंतन करता है। वह सावधानीपूर्वक अपने मार्जिन को समायोजित करता है। वह बिना बताए किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत कर रहा है। वह अपने स्टॉल की प्रस्तुति में सुधार करता है। 6 महीने बाद वही दुकानदार सोच रहे हैं कि वह सफल कैसे हुआ। वह कभी चिल्लाता नहीं था। उन्होंने कभी बहस नहीं की। उन्होंने कभी अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की। उसने सुना। अर्थशास्त्र में चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान राजा के पास अदृश्य मुखबिरों का एक जाल होता है। लेकिन पहला जासूस उसकी अपनी चुप्पी है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है, वह अपने इरादे जाहिर कर देता है। जो चुप रहता है, वह दूसरों के रहस्यों को उजागर कर देता है। अपने आप से यह प्रश्न विनम्रतापूर्वक पूछे, आपने अपनी परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले कितनी बार उसका अनावरण किया? कितनी बार आपके उत्साह ने किसी प्रतियोगी को सतर्क कर दिया है? आपने कितनी बार दूसरों को प्रभावित करने की चाह में अपना मौका गंवाया है? मौन रणनीति की रक्षा करता है। एक अशांत मन उत्तर की तलाश में है। एक शांत मन समझने की कोशिश करता है। और समझ अदृश्य शक्ति का संजय है। मौन अवलोकन में एक विशेष शक्ति होती है। यह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को तेज करता है। यह आपकी विवेकशीलता को विकसित करता है। वह आपको हेरफेर करने से लगभग असंभव बना देती है। चाणक्य ने यह भी कहा, जो व्यक्ति उचित समय से पहले अपने विचार प्रकट करता है, वह अपने ही काम को नष्ट कर देता है। आधुनिक दुनिया तात्कालिक अभिव्यक्ति को महत्व देती है। प्रकाशित करे, टिप्पणी करे, प्रतिक्रिया दे। लेकिन धन प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं होता, यह सटीकता से उत्पन्न होता है। और सटीकता के लिए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। शतरंज के खेल की कल्पना कीजिए। अधीर खिलाड़ी अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन स्वामी अविचलित अवस्था में रहता है। अवलोकन, वह इंतजार करता है। वह दूसरे व्यक्ति को अपनी रणनीति प्रकट करने देता है। फर, एक सुनियोजित चाल में, वह खेल का रुख बदल देता है। मौन रणनीतिक स्थिरता का वह क्षण है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह तैयारी है।
उन उद्यमियों को देखिए जिन्होंने स्थायी सफलता हासिल की है। वे हर उभरते विचार को साझा नहीं करते। वे चुपचाप परीक्षण कर रहे हैं। वे गहन विश्लेषण करते हैं। वे तभी लॉन्च करते हैं जब विजन स्पष्ट हो, क्योंकि शांत मन अदृश्य खामियों को भी देख लेता है। उसे अनुबंध में विसंगतियां नजर आती है। यह फर्जी बीमा पॉलिसी के पीछे छिपी असुरक्षा का पता लगाता है। वह अपने पार्टनर की असली प्रेरणा को समझता है। मौन एक प्रकार की बुद्धिमत्ता का विकास करता है जिसे शोर दबा देता है। लेकिन सच तो यही है। चुप रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मौन हमें स्वयं से रूबरू कराता है। जब आप बोलते नहीं हैं, आप अपने ही विचारों को सुनते हैं। आपके संदेह, आपके डर। बहुत से लोग इस आंतरिक टकराव से बचने के लिए खुलकर बोलते हैं। लेकिन जो इस टकराव को स्वीकार करता है, वह और भी मजबूत हो जाता है। बाहरी मौन आंतरिक स्पष्टता को पोषित करता है, और यह स्पष्टता सीधे तौर पर आपकी आय को प्रभावित करती है। किस लिए? क्योंकि पैसा अक्सर उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करता है जो वह देख पाते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। एक छिपा हुआ अवसर, एक अनकही आवश्यकता। बाजार ने वही गलती दोहराई। यह सब दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल उसी के लिए जो चुपचाप अवलोकन करता है। मेरा आपसे एक और सवाल है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, या फिर वहां चल रही अदृश्य गतिविधियों को समझने के लिए पहला वाला सत्यापन चाहता है? दूसरा लाभ दिलाता है। बुद्धिमत्तापूर्ण न्याय की शुरुआत यहीं से होती है। निर्णय लेने से पहले विश्लेषण करें। कोई भी कार्य करने से पहले उसे समझ ले। निर्णय लेने से पहले सुन ले, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेना वास्तविकता के प्रति अन्याय का एक रूप है, और गलत विश्लेषण महंगा साबित होता है। एक गलत तरीके से मूल्यांकित निवेश, एक ऐसी साझेदारी जिसे ठीक से समझा नहीं गया है, एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया, यह सब आंतरिक शोर से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर, शांत मन स्थिति का विश्लेषण करता है। इसका वजन है, मित्र, वह सही समय का इंतजार कर रहा है, और जब वह अभिनय करता है, वह सटीकता से अभिनय करता है। धन की शुरुआत हमेशा एक बेहतर दृष्टिकोण से होती है। यह कोई उत्साहजनक कल्पना नहीं है। यह अहंकार से प्रभावित दृष्टिकोण नहीं है। एक दूरदर्शी सोच। तो शायद अगली बार जब आपको बात करने की इच्छा हो, आप सुनना चुनेंगे। हो सकता है कि आप दूसरों को अपने पत्ते खोलने दें। हो सकता है कि आप अपनी चुप्पी को फायदे में बदल लें, क्योंकि कभी कभी आप जो सबसे शक्तिशाली वाक्य बोल सकते हैं वह है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कर्मों का कर्मिक संतुलन। हिंदू ज्ञान में कुछ भी लुप्त नहीं होता। कोई शब्द नहीं बोले गए, कोई इरादा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। हर चीज एक लहर पैदा करती है, जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंक दिया गया हो। वृत्त जोड़े होते जाते हैं, पहले अदृश्य रहते हैं, फिर दृश्यमान हो जाते हैं। महाभारत एक गहन सत्य सिखाता है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का नाश करता है, उसका स्वयं नाश होता है। जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा होती है। धर्म केवल कानून नहीं है, यह चीजों का स्वाभाविक क्रम है। कर्म, सत्य और उत्तरदायित्व के बीच सामंजस्य, और यह संतुलन एक मूक शक्ति की तरह काम करता है। एक बेईमान व्यापारी जल्दी अमीर बन सकता है। वह गुणवत्ता में हेरफेर करता है। वह अपने वादों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से लागत कम करता है। इसका मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी घट रहा है। उसका नाम विश्वास। उनकी प्रतिष्ठा के चारों ओर व्याप्त अदृश्य ऊर्जा। शुरू में तो कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं होता। ग्राहक खरीदारी जारी रखते हैं, तब संदेह उत्पन्न होता है। फुसफुसाने, नकारात्मक समीक्षाएं, सूक्ष्म अविश्वास, और एक दिन, बिना यह समझे कि क्यों,
प्रवाह धीमा हो जाता है, क्योंकि आर्थिक कर्म का नियम इस प्रकार काम करता है। आज आप जो अनुचित तरीके से ले रहे हैं, कल आप इसे और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर खो देंगे। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया, नैतिकता के बिना और जिद धन उसे रखने वाले का ही विनाश कर देता है। किस लिए? क्योंकि भौतिक संपदा एक अमूर्त आधार पर टिकी होती है। प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, विश्वास। दो उद्यमियों की कल्पना कीजिए। पहला वाला अपने उत्पादों को बेहतर बनाता है, वह लोगों को मनाना जानता है, उन्हें मार्केटिंग की महारत हासिल है। दूसरा वाला अधिक विवेकपूर्ण है, अधिक कठोर, कभी कभी इसे मांगपूर्ण भी माना जाता है। वह झूठ बोलने से इनकार करता है, वह गुणवत्ता पर समझौता करने से इनकार करता है। उन्हें कभी कभी अल्पावधि में बिक्री का नुकसान होता है। 10 साल बाद गंभीर निवेशकों को कौन आकर्षित करता है? दीर्घकालिक साझेदारियों को कौन सुनिश्चित करता है? किसे बिना मांगे सिफारिशें मिलती है? और सबसे ऊपर कौन चैन से सोता है? क्योंकि कर्म केवल बाह्य नहीं होता, यह आंतरिक है। हर अन्यायपूर्ण कार्य अंतरात्मा पर एक छाप छोड़ जाता है। एक तनाव, एक वजन, थोड़ा सा असंतुलन। आप संख्याओं का संचय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन परेशान है, क्या आप सचमुच अमीर हैं? तीसरा रहस्य सूक्ष्म है। आज का आपका न्याय कल आपकी अदृश्य पूंजी बन जाएगा। आप इसे वित्तीय तालिका में नहीं देख सकते, इसका मापन तुरंत नहीं किया जाता है, लेकिन वह कार्रवाई कर रहा है। जैसे जमीन में बोया गया बीज, स्थिरता का जल, ईमानदारी का प्रकाश, समय और अचानक एक घना पेड़ दिखाई देता है। अर्थशास्त्र में चाणक्य बताते हैं कि किसी राज्य की स्थिरता जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। विश्वास के बिना एक शक्तिशाली सेना भी पर्याप्त नहीं होती। पेशेवर जगत में भी यही बात लागू होती है। आपको अच्छा उत्पाद मिल सकता है, एक अच्छा नेटवर्क, अच्छी कीमत, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ नाजुक हो जाता है। साहसपूर्वक अपने आप से यह प्रश्न पूछे, अगर आपके सभी पिछले फैसले आपके ग्राहकों के सामने एक स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाए, क्या आपको गर्व होगा? यदि आपकी आंतरिक कार्यप्रणाली का खुलासा हो जाए तो क्या आपको शांति मिलेगी? निरंतर न्याय एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। लोग इसे महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा यह नहीं पता होता कि इसे कैसे समझाना है, लेकिन उन्हें स्थिरता का आभास होता है और वे इसके करीब पहुंच रहे हैं। विश्वास से राजस्व बढ़ता है। किस लिए? क्योंकि इससे प्रतिरोध कम होता है। एक आश्वस्त ग्राहक जल्दी खरीदारी करता है। एक आत्मविश्वासी निवेशक अधिक शांत मन से निवेश करता है। एक आत्मविश्वासी कर्मचारी अधिक गहराई से काम में लगा रहता है। विश्वास एक अदृश्य गुणक है, लेकिन यह किसी प्रवचन से उत्पन्न नहीं होता। यह बार बार की निरंतरता से उत्पन्न होता है। दिन प्रतिदिन, एक के बाद एक निर्णय, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। कर्म का फल ठीक उन्हीं क्षणों में मिलता है जब आप धोखा दे सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब आप किसी सुरक्षा खामी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप निष्पक्षता को चुनते हैं। जब आप गलती छिपा सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। ये मौन निर्णय आपके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और यह क्षेत्र आकर्षक है। चाणक्य ने देखा कि अन्यायी राजा अंततः हमेशा अलग अलग पड़ जाता है, भले ही यह शक्तिशाली प्रतीत हो, क्योंकि कोई भी वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अलगाव पतन की शुरुआत है। व्यापार जगत में भी यही स्थिति है। एक बेईमान उद्यमी अवसरवादी साझेदारों को आकर्षित करता है। एक ईमानदार उद्यमी अच्छे साझेदारों को आकर्षित करता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप अपने व्यक्तित्व में समाहित करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नाम के आसपास किस प्रकार की ऊर्जा मौजूद है? जब कोई पेशेवर चर्चा में आपका नाम लेता है,
क्या इससे सम्मान की भावना उत्पन्न होती है या सावधानी की? लगातार न्याय मिलने से कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता, लेकिन इससे एक दुर्लभ स्थिरता उत्पन्न होती है, और स्थिरता विकास को आकर्षित करती है। धर्म जो उसकी रक्षा करता है, वह उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप निष्पक्षता का चुनाव करते हैं, आप एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो आपको तूफानों से बचाती है, क्योंकि तूफान तो आएंगे ही। आर्थिक संकट, मानव त्रुटि, अप्रत्याशित घटनाएं, लेकिन अगर भरोसा हो तो लोग यहीं रहेंगे। वे माफ कर देंगे, वे समझ जाएंगे, वे इसका समर्थन करेंगे। सतत धन का अर्थ तीव्र गति से धन संचय करना नहीं है। यह एक समन्वित विस्तार है, सत्य के अनुरूप, जिम्मेदारी के अनुरूप, बार बार होने वाले न्याय के अनुरूप, और इस कर्मिक संतुलन में हर क्रिया एक बीज बन जाती है। सवाल सीधा साधा है, आज आप क्या बोल रहे हैं? वाटरवेव, सजा देने का तरीका जानना, इनाम देने का तरीका जानना। सैनिकों के पैरों के नीचे धूल उड़ रही थी। सूर्य की तेज गर्मी कवच पर पड़ रही थी। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। मौर्य साम्राज्य अभी भी महज एक नाजुक सपना था। चंद्रगुप्त जन्म से राजा नहीं थे। उसके पास न तो कोई महल था और न ही कोई शक्तिशाली सेना, बस एक कल्पना और एक गुरु, चाणक्य। चाणक्य ने उन्हें केवल सैन्य रणनीति ही नहीं सिखाई, उन्होंने उसे एक सरल नियम बताया। मुश्किल, अडल, तुरंत दंड दे, उदारतापूर्वक पुरस्कार दे। एक दिन एक महत्वपूर्ण मिशन विफल हो गया। एक अनुभवी जनरल को एक रणनीतिक मार्ग को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया था। लापरवाही या अहंकार के कारण उसने दुश्मन को कम आंका। परिणाम, नुकसान, एक कमजोर स्थिति। पूरे शिविर में सन्नाटा पसरा हुआ था। युवा नेता क्या करेगा? एकता की छवि को बनाए रखने के लिए गलती को नजरअंदाज करना। क्या निजी तौर पर बातचीत करे, निर्णय को स्थगित करे? चंद्रगुप्त ने सेनापति को अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। जांच संक्षिप्त थी, तथ्य स्पष्ट है। सजा तत्काल दी गई, गुस्से में नहीं, अनावश्यक अपमान के माध्यम से नहीं, लेकिन सटीकता के साथ। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जिम्मेदारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कुछ सप्ताह बाद एक अज्ञात सैनिक ने एक साहसिक पहल की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण गांव की रक्षा की। उन्होंने घात लगाकर किए जाने वाले हमले को नाकाम कर दिया। एक बार फिर चंद्रगुप्त बिना देरी किए कार्रवाई करता है। उसने पूरी सेना को बुलाया। उसने सिपाही को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बहादुरी का ऐलान किया और उसने उसे पुरस्कृत किया। हालांकि यह भौतिक पुरस्कार नहीं था जिसने स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह दृश्यता के बारे में है। स्पष्ट पहचान। उस क्षण सेना को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। नियम वास्तविक थे, इसके परिणाम भी। अस्पष्ट न्याय व्यवस्था भ्रम पैदा करती है। स्पष्ट न्याय से कार्य प्रदर्शन उत्पन्न होता है। जब नियम अनिश्चित होते हैं तो हर कोई सीमाओं का परीक्षण करता है। जब परिणाम मनोदशा के अनुसार बदलते हैं तो वफादारी कमजोर हो जाती है। लेकिन जब सिस्टम पूर्वानुमान योग्य हो, ऊर्जा क्रिया पर केंद्रित है। अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। क्या नियम परिभाषित है या फिर वे अंतर्निहित, परिवर्तनशील या अस्पष्ट है? क्या आपके सहकर्मी यह ठीक से जानते हैं कि गंभीर त्रुटि क्या होती है? क्या उन्हें ठीक ठीक पता है कि किस चीज को मान्यता मिलनी चाहिए, या फिर वे कोहरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं? भ्रम की स्थिति महंगी साबित होती है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे आंतरिक तनाव बढ़ता है। यह चुपचाप प्रेरणा को नष्ट कर देता है। चाणक्य ने कहा, एक राज्य तभी समृद्ध होता है जब अनुशासन पूर्वानुमान योग्य हो। अनुमान लगाने योग्य, यह शब्द शक्तिशाली है। पूर्वानुमान की संभावना मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है, और सुरक्षा ही प्रदर्शन को संभव बनाती है।
एक ऐसी टीम की कल्पना कीजिए जहां हर कोई जानता हो, अगर मैं सफल हुआ तो मुझे पहचान मिलेगी, अगर मैं विश्वासघात करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, अगर मैं नियमों का पालन करता हूं तो मैं सुरक्षित हूं। ऐसे वातावरण में आंतरिक राजनीति पर ऊर्जा बर्बाद होना बंद हो जाता है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन सावधान रहें, तुरंत सजा देने का मतलब क्रूरता से सजा देना नहीं है। गति संदूषण को रोकती है। एक गंभीर गलती जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह एक मिसाल बन जाती है। एक मिसाल कायम हो जाती है और वही मानक बन जाती है, और जल्द ही उत्कृष्टता लुप्त हो जाती है। उदारतापूर्वक पुरस्कृत करने का अर्थ यह नहीं है कि वितरण बेतरतीब ढंग से किया जाए। पुरस्कार उचित, स्पष्ट और निरंतर होना चाहिए, क्योंकि मान्यता ही प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है। अपने चारों ओर देखो, कितने संगठन संघर्ष के डर से अक्षमता को बर्दाश्त करते हैं। कितने लोग असाधारण प्रयासों को यह कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि यह तो सामान्य बात है। अन्याय केवल अत्यधिक दंड में ही नहीं पाया जाता है। इसका एक कारण मान्यता की कमी भी है। वह कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करता है और बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं करता, उसे एक खतरनाक सबक मिलता है। इस प्रयास से कुछ नहीं बदलता, और जब यह विश्वास प्रबल हो जाता है, साधारणता ही तर्कसंगत बन जाती है। चौथा रहस्य सरल है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। स्पष्ट नियम उत्पादकता बढ़ाते हैं, क्योंकि मानव मन संदर्भ बिंदुओं की खोज करता है। जब वातावरण स्थिर होता है, तब महत्वाकांक्षा को व्यक्त किया जा सकता है। जब ढांचा स्पष्ट न हो, तो सावधानी बरतना जरूरी है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, आपके परिवेश में क्या अनुशासन पूर्वानुमानित है, या फिर यह आपके मूड पर निर्भर करता है? यदि कोई आपकी प्रबंधन प्रणाली का अवलोकन कर रहा हो, तो क्या वह इसके परिणामों का अनुमान लगा सकता है? निरंतरता से समृद्धि आती है। किस लिए? क्योंकि इससे अदृश्य नुकसान कम होते हैं। आंतरिक संघर्षों में कमी, कम गलतफहमियां, कम असंतोष, अधिक ध्यान केंद्रित करें और अधिक सम्मान। प्लस d'engagement। चंद्रगुप्त ने केवल सैन्य बल के बल पर ही साम्राज्य का निर्माण नहीं किया था। उन्होंने एक प्रणाली का निर्माण किया, एक ऐसी व्यवस्था जहां वफादारी की रक्षा की जाती थी, जहां विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ी, जहां योग्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। और इस प्रणाली ने एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया को जन्म दिया जो स्वयं को मजबूत करती है। वे बहादुर सैनिक वहीं रहना चाहते थे। अवसरवादी लोग विश्वासघात करने से हिचकिचाते थे। आपके अपने राज्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्या आपने यह गतिशीलता स्थापित कर ली है, या फिर आप इन व्यवहारों को यूं ही बहने देते हैं? प्रदर्शन कोई संयोग नहीं है, यह एक स्पष्ट रूपरेखा का परिणाम है, और यह ढांचा एक आंतरिक निर्णय से शुरू होता है। स्थिर रहो, भले ही यह असुविधाजनक हो, भले ही सजा कठिन हो, भले ही इनाम महंगा लगे, क्योंकि अन्याय की कीमत निरंतरता से हमेशा अधिक होती है। और जब हर कोई ठीक ठीक जानता है कि उससे क्या उम्मीद की जाती है, उत्पादकता अब जबरन नहीं बढ़ाई जाती, यह स्वाभाविक हो जाता है। आत्मसंयम, सबसे बड़ा न्याय। सबसे बड़ा न्याय यह वह चीज नहीं है जिसे आप दूसरों को वापस देते हैं। यह वह स्वरूप नहीं है जिसकी आप दुनिया से अपेक्षा करते हैं। यह वह है जिसे आप स्वयं को अनुमति देते हैं, या वह जिसे आप स्वयं से छीन लेते हैं। हम अक्सर निष्पक्षता, नियमों, रणनीति और प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं, लेकिन न्याय का एक शांत रूप भी होता है, अधिक चुनौतीपूर्ण, और वह भी अटल। स्वयं के प्रति न्याय। चाणक्य ने चेतावनी दी, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं है, यह आपके अनुशासनहीन मन का परिणाम है। एक अदृश्य शत्रु। आपकी योजनाओं को कौन विफल कर रहा है? आपकी आलस्य से कौन समझौता करता है? इससे आपकी देरी जायज हो जाती है। क्या अपनी आय बढ़ाने में आपकी रुचि है?
इसलिए यह प्रश्न मुख्य रूप से आर्थिक नहीं है, यह आंतरिक है। क्या आप अनुशासित हैं? क्या आप अपने समय का सम्मान करते हैं? क्या आप खुद से किए गए वादे निभाते हैं? क्या आप अपने दिमाग में उसी तरह निवेश करते हैं जिस तरह आप चाहते हैं कि दूसरे आप में निवेश करें? कई लोग इसके लिए समाज को दोषी ठहराते हैं, प्रणाली, सरकार, खराब किस्मत। लेकिन न्याय की शुरुआत आत्ममूल्यांकन से होती है। एक दिन एक आदमी अपनी गरीबी की शिकायत लेकर आया। उन्होंने इसके लिए परिस्थितियों को दोषी ठहराया। बाजार संतृप्त हो चुका है। अनुचित अवसर। चाणक्य ने बिना किसी व्यवधान के उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने एक ही सवाल पूछा, आप प्रतिदिन सीखने में कितने घंटे व्यतीत करते हैं? मौन। आप अपना मनोरंजन करने में कितने घंटे बिताते हैं? फिर सन्नाटा छा गया। यह चुप्पी किसी फैसले से भी ज्यादा भारी थी, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को समझाने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं को प्रकट करती है। यह अनुशासन कोई असाधारण नहीं है, यह दोहराव वाला है, एक रस, अदृश्य, लेकिन यह संजीव है। सीखने का हर घंटा मायने रखता है। हर निरंतर प्रयास किसी कौशल को मजबूत बनाता है। खुद से किए गए हर वादे को पूरा करने से आंतरिक आत्मविश्वास बढ़ता है और वह भरोसा सब कुछ बदल देता है। अपने दिन का ईमानदारी से विश्लेषण करें। आपकी ऊर्जा कहाँ जाती है? किस पर निर्माण होता है? या फिर किस बात से ध्यान भटकता है? जहां तक आपके स्तर को बढ़ाने वाली चीजों का सवाल है, या फिर वो कौन सी चीज है जो आपकी बेचैनी को कम करती है? आत्मसंयम ही कठोर न्याय है, क्योंकि यह आपको अपनी क्षमता को पहचानने के लिए मजबूर करता है और इसे बर्बाद करने से इनकार करना। बहुत से लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं होती, उनमें निरंतरता की कमी है। चाणक्य ने सिखाया कि किसी राज्य पर शासन करने से पहले एक शासक को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सेना का नेतृत्व कैसे किया जाता है? यदि आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, वित्त का प्रबंधन कैसे करें? अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो क्या होगा? बाहरी धनदौलत आंतरिक अनुशासन का प्रतिबिंब है। बिखरा हुआ मन बिखरे हुए परिणाम उत्पन्न करता है। एकाग्रचित मन मूल्य सृजित करता है, और मूल्य से ही पुरस्कार मिलता है। मैं आपसे एक असहज सवाल पूछने जा रहा हूं। यदि आपकी वर्तमान आय का स्तर आपके अनुशासन के स्तर से बिल्कुल मेल खाता है, क्या आपको आश्चर्य होगा, या क्या आप इसमें कोई समानता पहचान पाएंगे? स्वयं के प्रति न्याय का अर्थ है स्वयं से झूठ बोलना बंद करना। जब आप जानते हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, तो कल कहना बंद करें। जब आप अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हो तो मेरे पास समय नहीं है कहना बंद करें। मेहनत के डर से अपनी क्षमता को कम आंकना बंद करो। खुद को कम मत समझो। यह अन्याय का एक रूप है, क्योंकि आपको क्षमताएं प्रदान की गई है। बुद्धिमत्ता एक ऊर्जा, उनकी अनदेखी करना एक मौन विश्वासघात है। लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा मत समझो। न्याय संतुलित है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, उन पर काम करें। इस प्रक्रिया को स्वीकार करें। अनुशासित मन लगातार उत्तेजना की तलाश नहीं करता, वह प्रगति की तलाश में है। वसंत, ठोस, टिकाऊ। प्रत्येक निपुण कौशल से आपका बाजार मूल्य बढ़ता है। प्रत्येक सुनियोजित आदत आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करती है। लगातार प्रयास करने से हर लक्ष्य की संभावनाएं बढ़ती है। आत्मनियंत्रण एक शांत शक्ति है। इसके लिए किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। वह परिणामों में खुद को प्रतिबिंबित देखती है। उन लोगों को देखिए जो दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से स्थिर है। वे हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन वे नियमित हैं। वे अपने निर्धारित कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने विकास में निवेश कर रहे हैं। वे तत्काल मिलने वाले सुख को टालते हैं। तत्काल संतुष्टि आकर्षक लगती है,
लेकिन यह महंगा है। विलंबित संतुष्टि एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन वह शक्तिशाली है। चाणक्य ने कहा था कि जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं आवेगपूर्ण निर्णयों को जन्म देती है, और आवेगपूर्ण निर्णय स्थिरता को नष्ट कर देते हैं। तो खुद से यह सवाल पूछिए, आपके दिन का प्रबंधन कौन करता है? आप या आपकी इच्छाएं क्या है? आपका भविष्य कौन तय करता है? तन महत्वाकांक्षा या आपका आराम? सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन यह मुक्ति प्रदान करता है। यह इस भ्रम को दूर करता है कि कोई और आपके जीवन पथ को नियंत्रित कर रहा है। यह आपको जिम्मेदारी वापस देता है, और जिम्मेदारी भी एक प्रकार की शक्ति है। अपनी क्षमता के प्रति निष्पक्ष रहें, खुद से और अधिक अपेक्षा रखें, क्रूरता के माध्यम से नहीं, लेकिन प्रतिबद्धता में। अपने समय को एक पवित्र संसाधन की तरह समझें, अपने दिमाग को एक रणनीतिक निवेश की तरह समझें, अपनी ऊर्जा को एक अनमोल संपत्ति की तरह समझें। क्योंकि यदि आप इन संसाधनों का सम्मान नहीं करते हैं, कोई भी आपके लिए यह काम नहीं करेगा। आत्मनियंत्रण कोई प्रतिबंध नहीं है, यह एक विस्तार है। यह उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें अनुशासनहीनता बंद रखती है, और आप खुद पर जितना अधिक भरोसा करने लगेंगे, दुनिया जितना अधिक आप पर भरोसा करने को तैयार होगी। और फिर चुपचाप इस प्रक्रिया को स्वीकार करें। अनुशासित मन लगातार उत्तेजना की तलाश नहीं करता, वह प्रगति की तलाश में है। वसंत, ठोस, टिकाऊ। प्रत्येक निपुण कौशल से आपका बाजार मूल्य बढ़ता है। प्रत्येक सुनियोजित आदत आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करती है। लगातार प्रयास करने से हर लक्ष्य की संभावनाएं बढ़ती है। आत्मनियंत्रण एक शांत शक्ति है। इसके लिए किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। वह परिणामों में खुद को प्रतिबिंबित देखती है। उन लोगों को देखिए जो दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से स्थिर है। वे हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन वे नियमित हैं। वे अपने निर्धारित कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने विकास में निवेश कर रहे हैं। वे तत्काल मिलने वाले सुख को टालते हैं। तत्काल संतुष्टि आकर्षक लगती है, लेकिन यह महंगा है। विलंबित संतुष्टि एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन वह शक्तिशाली है। चाणक्य ने कहा था कि जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं आवेगपूर्ण निर्णयों को जन्म देती है, और आवेगपूर्ण निर्णय स्थिरता को नष्ट कर देते हैं। तो खुद से यह सवाल पूछिए, आपके दिन का प्रबंधन कौन करता है? आप या आपकी इच्छाएं क्या है? आपका भविष्य कौन तय करता है? तन महत्वाकांक्षा या आपका आराम? सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन यह मुक्ति प्रदान करता है। यह इस भ्रम को दूर करता है कि कोई और आपके जीवन पथ को नियंत्रित कर रहा है। यह आपको जिम्मेदारी वापस देता है, और जिम्मेदारी भी एक प्रकार की शक्ति है। अपनी क्षमता के प्रति निष्पक्ष रहें, खुद से और अधिक अपेक्षा रखें, क्रूरता के माध्यम से नहीं, लेकिन प्रतिबद्धता में। अपने समय को एक पवित्र संसाधन की तरह समझें, अपने दिमाग को एक रणनीतिक निवेश की तरह समझें, अपनी ऊर्जा को एक अनमोल संपत्ति की तरह समझें। क्योंकि यदि आप इन संसाधनों का सम्मान नहीं करते हैं, कोई भी आपके लिए यह काम नहीं करेगा। आत्मनियंत्रण कोई प्रतिबंध नहीं है, यह एक विस्तार है। यह उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें अनुशासनहीनता बंद रखती है, और आप खुद पर जितना अधिक भरोसा करने लगेंगे, दुनिया जितना अधिक आप पर भरोसा करने को तैयार होगी। और फिर चुपचाप आपका आंतरिक न्याय आपके बाहरी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है। अगर आप अभी भी यहाँ हैं, यह एक संयोग नहीं है। सैकड़ों लोगों ने यह वीडियो देखना शुरू किया होगा। कुछ लोग कुछ मिनटों बाद चले जाएंगे, अन्य लोग विचलित हो गए होंगे, लेकिन तुम वहीं रुके रहे।
और यह आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर कहीं न कहीं ज्ञान प्राप्त करने की प्यास है। आपको उत्थान प्रदान करने की इच्छा, अधिक मजबूत, अधिक स्पष्ट और अधिक अनुशासित बनने की एक मौन इच्छा। हो सकता है कि आपके आसपास कोई भी इस आंतरिक संघर्ष को न देख पाए। हो सकता है कि आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अपने भीतर खुद से यह वादा करो कि तुम बदलोगे, विकसित होगे, बेहतर करोगे। इसलिए इसे ध्यान से सुने। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। अगर ये शब्द आपको पसंद आए हो, यदि आपने इन कमजोरियों में खुद को पहचाना है, अगर आपने भी इस कभी कभी असहज सच्चाई को महसूस किया है, तो यह चैनल आपके लिए है। सदस्यता ले, सिर्फ वीडियो प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन आपको नियमित रूप से यह याद दिलाना कि आप क्या बनना चाहते हैं, ताकि आपका मन कभी भी अचेतन अवस्था में न लौट जाए। ऐसे लोगों से घिरे रहकर आगे बढ़ना जो अनुशासन, ज्ञान और निपुणता की तलाश में है। अगर आपको अंदर से लगता है कि अब रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह सरल इशारा महत्वहीन नहीं है। यह एक मौन घोषणा है। कहने का एक तरीका यह है, मैं अब अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपके जैसी ही आंतरिक परेशानी से गुजर रहा हो। जो व्यक्ति संदेह करता है, जो व्यक्ति काम टालने की आदत से जूझता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें क्षमता तो है, लेकिन उसे एक नई प्रेरणा की जरूरत है। कभी कभी एक अकेला वीडियो भी अंतरात्मा को जगा सकता है। और अब मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक टिप्पणी छोड़े, बस एक शब्द ही काफी है। एक ऐसा शब्द जो आज आपकी मनस्थिति को दर्शाता हो। एक ऐसा शब्द जो आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक शब्द, मानो तुम्हारे गुजरने का एक निशान। मुझे बताओ, आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसे परिभाषित करने वाला शब्द कौन सा है?